ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरे हुए लोगों का टैक्स जिंदा लोगों से हासिल किया। ये दास्ताने गम जो है ना, ये 200 साल पे मुहित है। जो डकैती की प्लानिंग हुई है, वो प्लानिंग की है 24 लोगों ने। ताजे बरतानिया ने इसका आगाज नहीं किया, ताजे बरतानिया ने मुआवनत की। वो इसमें 109 के मुजरिम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जीडीपी 24% था पूरी बर्रे सगीर में, और जब वो यहाँ से छोड़ के गए तो 4% रह गया था। आपने एक लफ्ज सुना होगा, लूट। ये लूट का जो डिक्शनरी में शामिल हुआ है लफ्ज, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट मार की वजह से हुआ। मजबूत तिजारती मरकज था, ईस्ट इंडिया अपनी जगह बनाना चाह रही थी, लेकिन मुगल बादशाह उनसे कतराते थे। पुर्तगीज शहजादी है, वो जहेज में आज का मुंबई और उस वक्त का बॉम्बे जो है वो लेके आती। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जिक्र किया बरतानवी राज की सबसे बड़ी चोरी यानी कोहिनूर हीरे की चोरी का। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे दीगर चोरियों का कि किस तरीके से ताजे बरतानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर बर्रे सगीर पाको हिंद के लोगों को लूटा, यहाँ की सनत को तबाह किया, यहाँ से टैक्स का पैसा इकट्ठा करके बरतानिया मुंतकिल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किरदार के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के पॉडकास्ट में ज़हीरुद्दीन बाबरा वान साहब। अच्छा ज़हीर साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ी चोरी का जिक्र किया था, कोहिनूर हीरे की चोरी। उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे डाके हैं जो अजनास पे मारे गए, मुख्तलिफ मईशत पे मारे गए, और फिर इसके साथ साथ टैक्स की सूरत में एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी की गई जो बरतानिया मुंतकिल की गई। आज हम कौन सी चोरियों का जिक्र करेंगे? बड़ी लंबी दास्तान है। ये दास्ताने गम जो है ना, ये 200 साल पे मुहित है। और अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें आगाज़ करना पड़ेगा कि ये शुरू कैसे हुआ था। बुनियादी तौर पे ये ताजे बरतानिया ने इसका आगाज़ नहीं किया, ताजे बरतानिया ने मुआवनत की। वो इसमें 109 के मुजरिम है। बरतानिया गरीब तरीन मुल्क था। वो जो छोटा सा खिता था वो आखिरी दर्जे का गरीब था। ठीक है। बुनियादी तौर पे जो तिजारत थी वो पुर्तगालियों की थी, पुर्तगीज़ की थी, और छाए हुए थे डच, नीदरलैंड। काली मिर्च का नाम आपने सुना होगा। जी जी। काली मिर्च को, ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस वक्त मसाला जात जो थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे, और वो इसी सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। एक कंपनी ने इसका आगाज़ किया। जो डकैती की प्लानिंग हुई है, वो प्लानिंग की है 24 लोगों ने, और वो 24 लोगों ने कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम पिछली तारीख में नहीं जाते। वो मशवरा हुआ, एक जगह पे मीटिंग हुई, और उन्होंने फैसला किया कि डच चूँकि अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल करते हैं, वो ताजर थे, उनके प्रॉफिट में कमी आती थी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से। फिर जो डच थे वो अक्सर बड़ी जल्दी कीमतें बढ़ाते रहते थे। और जिन दिनों में ये प्लानिंग हुई, उन दिनों में को 3-4 शिलिंग, उस दौर की जो करेंसी थी, वो बढ़ा दी गई। ठीक है। जो एक बहुत बड़ा बोझ था। ताजरों ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, हमें कुछ खुद से सोचना पड़ेगा। 24 लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जहन में एक तस्वर कायम किया, और फिर फाइनली ताजे बरतानिया मलका एलिज़ाबेथ को 1599 में रिक्वेस्ट की गई। ये 1600 की वो है दहाई है। ताजे बरतानिया को रिक्वेस्ट की गई कि हम तिजारत करना चाहते हैं, और उसके ये बेनिफिट्स होंगे। हमें डच जो ताजर हैं उनसे निजात मिल जाएगी, और हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और उसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। वो पूरी एक प्लानिंग के तहत ताजे बरतानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को महदूद पैमाने पे इंडोनेशिया के पास एक एरिया है, वहाँ के लिए 15 साल का डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। अब वो डॉक्यूमेंट को कुछ थोड़ा सा बता दूं। डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे आजकल आप लाइसेंस लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो लाइसेंस जारी कर दिया महदूद पैमाने पे 15 साल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ताजे बरतानिया ने उस वक्त ज़्यादती और जुल्म किया, उन्होंने उनको मज़ीद कुछ इम्पॉर्टेंट मराद दी। वो मराद ये थी कि आपने जहाँ तिजारत करनी है, ऑल्दो वो एक लिमिटेड एरिया था जहाँ पे उन्हें तिजारत की इजाज़त दी गई, लेकिन उस लिमिटेड एरिया में उन्हें ये भी इजाज़त दी गई कि इस तिजारत में आप अपनी करेंसी भी छाप सकते हैं, आप वहाँ पे
कानून जो हैं वो भी अपने वज़ा कर सकते हैं। वहाँ की जो उनके कवानीन हैं उनको आप बिल्कुल रौंद भी सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी भी अब ये जो सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, अब बुनियादी तौर पे तो वो सिक्योरिटी थी, लेकिन वो अस्करी विंग का क़याम था जिसकी इजाज़त तो नहीं जो अगर हालात बेकाबू हों तो वो कंट्रोल आप वहाँ पे सजाएं दें, अपना कानून बनाएं, अदालतें लगाएं, मतलब आप जो मारा मारी कर सकते हैं करें, आपको खुली छूट है। लेकिन आपका एक ये लिमिटेड एरिया है और इस लिमिटेड एरिया में आपने ये सारी तजारत करनी है। 125 लोगों की एक बाकायदा ताजरों की ये तंजीम बन जाती है। ठीक है। इब्तदाई तौर पे जो 24 लोग थे उन्होंने कुछ 2000 पाउंड के करीब तिजारत की इकट्ठा किया, ये सारे लाइसेंसिंग वगैरह का प्रोसेस करने के लिए। बट लेटर स्टेट जब 125 लोगों ने कुल मिला जुला के कुछ 70,000 पाउंड जमा किए और फाइनली इस इजाज़तनामे के बाद, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बाद वो इंडोनेशिया पहुंच गए। ठीक है। वहाँ जाके उन्होंने महसूस किया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गल सकती। वहाँ पे पुर्तगीज़, स्पेनिश, डच, उनकी काफ़ी मोनोपोली थी। उस मोनोपोली को वो विन नहीं कर सकते थे। वापसी का रुख हुआ। ये प्लानिंग उनकी कामयाब नहीं हो सकी और उनका आइंदा हदफ हो गया बर्रे सगीर हिंद, कि हिंदुस्तान में जो ट्रेड है वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से हो सकती है, यहाँ पे बेहतर मौक़े मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने फिर यहाँ का रुख किया। इसकी मिसाल में अगर आपको पेश करूँ तो फ़र्ज़ करें कि आपका मिलर ट्रैक्टर एक कंपनी है। मिलर ट्रैक्टर कंपनी जो है वो हुकूमत से रिक्वेस्ट करे कि जी हम नेपाल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हुकूमत उन्हें इजाज़त दे दे कि जनाब आप नेपाल में जाएं, वहाँ पे अपना पैसा भी छाप लें, आपको करेंसी भी छापने की इजाज़त है, आप कानून भी बना लें, आप अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे रख लें, उनके कानून को भी रौंद डालें, हम आपकी बैक पे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब सर फाइनली जो ये बरतानवी कंपनी है, इनके पास पैसे की शदीद किल्लत है, पैसा बहुत कम है, काम रिस्की है, आपने ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग भी जाके दूसरे मुल्क में करनी है और उसके लिए आपको जो फोर्सेस चाहिए, जो आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा चाहिए। फिर ये क्या होता है जी कि वहाँ की जेल से ये मुलाजिम अपॉइंट करते हैं इंग्लैंड। अच्छा, जेल से मुलाजिम अपॉइंट करते हैं? जी, मुलाजिम अपॉइंट करते हैं। और कुछ वहाँ के एक असाइलम से ये मुलाजिम अपॉइंट करते हैं, ईस्ट इंडिया, ताकि इनको बर्रे सगीर में भेजा जा सके। अच्छा, चूंकि लेबर की ज़रूरत है ना जी, उसके बगैर काम नहीं चल सकता जी। अब सर ये बहरी जहाज़ जो है ये पहले इंडोनेशिया से वापसी और फिर वापसी के बाद ये इंडिया का रुख करते हैं, क्योंकि ये नाम ही इसको ईस्ट इंडिया दिया गया था। तो ये बर्रे सगीर हिंद की तरफ अब ये मूव करते हैं और यहाँ पे भी जब ये आते हैं तो ये है कोई तकरीबन 1498। ठीक है। 1498 में यहाँ पे पुर्तगीज़ का एक होल्ड होता है, कंट्रोल है और रूल जो है वो मुग़ल एम्पायर है। बिल्कुल सही है। और बड़ी मजबूत मुग़ल एम्पायर है। मुग़ल इनको घास नहीं डालते, ईस्ट इंडिया को। ठीक है। ये बड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके तिजारती मुआहदे पुर्तगीज़ के साथ चल रहे हैं और ईस्ट इंडिया की उनको ज़रूरत नहीं थी और वो ये चाहते भी नहीं थे कि पुर्तगीज़ को नाराज़ किया जाए और उनसे ये तिजारत छीन के ईस्ट इंडिया को दे दी जाए। और मुग़ल बुनियादी तौर पर ये आगे जाके साबित भी हो जाएगा कि मुग़ल ये भी समझते थे कि ये जाहिल लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाहिल लोग हैं, इनको तिजारत नहीं आती। नहीं, इनको तिजारत नहीं, ये वैसे ही जाहिल है, ये बद्दू हैं। ओके, ये कोई अक्लमंद लोग नहीं है। ठीक है। मुग़ल ये सोचते थे और ये बात दुरुस्त भी है। मुग़ल की जो प्रॉब्लम थी वो थी ऐशो इशरत। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी।
और अगर यहाँ पे डकैती हुई है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा लूट। हाँ जी, लूट। ये लूट का जो डिक्शनरी में शामिल हुआ है लफ्ज़, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट मार की वजह से हुआ। अच्छा। ये डिक्शनरी में शामिल ही उन्हीं अदवार में हुआ है। ये कोई, और ये बर्रे सगीर से गया है। और ये बरे सगीर से गया है लूट, और ये एक बड़ी प्लान्ड डकैती की नीयत से ही बरे सगीर हिंद में आए थे। बिस्यार कोशिश के बावजूद मुग़ल एम्पायर इनको ये इजाज़त नहीं देती। वो कतई तौर पे इन्हें विद इन द स्टेट कारोबार की इजाज़त नहीं देते। अब फैसला होता है जनाब कि फिर क्या किया जाए। तो जो इनके थिंक टैंक्स थे वो ये फैसला करते हैं कि आप इंटरनली ना करें, सूरत की हद तक महदूद रहें, जहाँ पे इनका पहला पड़ाव हुआ था भारत में, यानी कि बरसगीर हिंद में जो पहला पड़ाव था वो सूरत एक मकाम है, वहाँ हुआ था। और इनको ये कह दिया गया कि आप सूरत की हद तक महदूद रहें। सूरत में ये पहुँचे थे 1608 में, ठीक है। और ये फिर सूरत की हद तक महदूद रहे। एक प्लान ये हुआ, जो इनके थिंक टैंक्स थे, जो इनके डायरेक्टर्स थे, कि आपने अंदर नहीं घुसना, क्योंकि मुग़ल आपको कतई तौर पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। आप साहिल समंदर को अपने ट्रेडिंग का मरकज़ बनाएं। सूरत में एक फैक्ट्री बन गई, वो चलती रही, फिर वहाँ से ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब साहब बात इस तरह से है कि बरसगीर हिंद एक मजबूत तजारती मरकज़ था। ये पुर्तगीज़ का होल्ड था, मजबूत तिजारती मरकज़ था। ईस्ट इंडिया अपनी जगह बनाना चाह रही थी, लेकिन मुग़ल बादशाह उनसे कतराते थे, इसलिए वो सूरत तक महदूद रहे और वहीं समुद्री तिजारत का आगाज़ किया और वहीं पे फैक्ट्री लगा ली। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि उस दौर में जो बरसगीर हिंद की जो जीडीपी थी, वो आज के यूरोप को अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो उसके बराबर थी। अच्छा जी, कपड़े के बड़े ताजर आज अगर चाइना 25% ऑफ द ट्रेडिंग पे कंट्रोल किए हुए है, तो उस ज़माने में बरसगीर हिंद जो था, इतना ही कंट्रोल उसका वो इतने ही कंट्रोल का हामिल था। हाँ, मैंने पढ़ा एक जगह कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जीडीपी 24% था पूरी बर्रे सगीर में, और जब वो यहाँ से छोड़ के गए तो 4% रह गया। 4% रह गया। आज भी अगर आप बरतानिया का जीडीपी देखते हैं तो वो कुछ 3 ट्रिलियन के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुग़ल हुक्मरानों का एतमाद हासिल करना ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि उन्होंने तिजारत करना थी, उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। अब एक विलियम हुए हैं, विलियम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और वो इसमें कामयाब हुए। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर, जो उस वक्त की सल्तनत के वाली थे, और वाली हिंद थे और अय्याश थे, उनसे बराह रास्त रब्ता कायम किया। 1-to-1 मीटिंग हुई। उस 1-to-1 मीटिंग में विलियम ने उनको जो इंसेंटिव दिया वो बड़ा लिक्रेटिव इंसेंटिव था कि आप हमारे साथ अगर तिजारत करेंगे, अगर आप बरतानिया के साथ तिजारत का आगाज़ कर देते हैं, तो हम आपको कैश की सूरत में बेतहाशा पैसा देंगे और हम आपको दीगर जो भी आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब औरंगज़ेब आलमगीर ने महदूद पैमाने पे तिजारत की इजाज़त दे दी, लेकिन नॉट विद इन द स्टेट बाउंड्रीज पे। अच्छा, अब ये जो विलियम की मुलाकात होती है औरंगज़ेब आलमगीर से, ये बड़ी एक स्टोरी है। अच्छा, वो है गोरा, हाँ, ब्रिटिश है, लेकिन वो लिबास ज़ेब तन करते हैं अफ़गानियों का। अच्छा, वहाँ जाके उनसे जो निगोशिएट करते हैं वो टूटी फूटी तुर्की ज़बान में निगोशिएट करते हैं, और इसी वजह से वो औरंगज़ेब आलमगीर का दिल जीत लेते हैं और उनको तिजारत की इजाज़त मिल जाती है। अभी तक ये उस इजाज़त के नतीजा में सूरत तक ही महदूद है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है। अब वक्त आ जाता है
कि किंग जेम्स बरतानिया का फरमारवा बन जाता है। ठीक है। एलिज़ाबेथ का इंतकाल हो जाता है। इनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कामयाब नहीं हो रही, महदूद है, बहुत लिमिटेड उनका सारा सिस्टम है। किंग जेम्स को वो ये कहते हैं कि आप अपना कोई डिप्लोमेट, सरकारी एहलकार हमारी मदद के लिए बरसगीर हिंद भिजवाएं। ठीक है। वो वहाँ जाके निगोशिएट करें तो फिर हमारी बात बन सकती है। उस नतीजा में जो बरतानिया अपना शख्स भिजवाते हैं वहाँ पे, वो कामयाबी हासिल कर लेता है। ठीक है। और मुग़ल किसी हद तक उनकी इस बात से इत्तेफाक कर लेते हैं कि जी ठीक है, आप तिजारत करें। एक तो इनकी फैक्ट्री बन गई सूरत में, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बना ली आंध्रा प्रदेश में। गोलकंडा के जो रूलर था उससे साजबाज की और दूसरी फैक्ट्री इनकी बन गई आंध्रा प्रदेश। ठीक है। अब ये काफ़ी मजबूत हो गए, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक काम ये करते थे, जहाँ पे भी ये फैक्ट्री कायम करते थे, जहाँ भी ये तिजारत का आगाज़ करते थे, वहाँ पे अपनी वैल्यूएबल्स को सिक्योर करने के बहाने कले भी बनाते थे। अच्छा, साथ साथ कले बनाते गए। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। बताते यही थे कि हम ये बना रहे हैं ताकि हमारा साजो सामान महफूज रहे और उसको कोई लूटे ना। मतलब फैक्ट्री कम, कला ज़्यादा होता था। जी। 1620 में पटना में तीसरी फैक्ट्री कायम हो गई। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। एक काम गोरे करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां भी वो कारोबार करते थे, जिस जगह भी तिजारत करते थे, वहां पे डेवलपमेंट बहुत करते थे। हाँ, जिससे अवाम की हमदर्दियाँ उनको मिल जाती थी। अवाम की हमदर्दियाँ मिल जाती थी और वो जो अवाम की हमदर्दियाँ मिलती थी फिर वहाँ पे सेटलमेंट होती थी। लोग खुश थे, लोगों को उनसे कोई मसला नहीं था। बल्कि वो करते होंगे कि यार एक फैक्ट्री इधर भी लगवाई जाए, और वो सरकार से मुतालबा करते होंगे फिर मुगलिया शहनशाह से, रियासत से, कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए। अब गोरे काफ़ी मजबूत हो गए और वो इस हद तक मजबूत हो गए कि उन्होंने अब राइट लेफ्ट देखना शुरू कर दिया। एक रियासत थी विजयनगर। ठीक है। विजयनगर पे उनकी नज़र टिक गई। अच्छा, उसकी वजह? कमज़ोर, विजयनगर कमज़ोर रियासत। ठीक है। अब विजयनगर में उन्होंने दाखिल हुए और वहाँ पे फिर एक फैक्ट्री कायम कर ली। वहाँ के रूलर ने उन्हें कोई 3 किलोमीटर का एरिया दे दिया। इतना ज़्यादा? जी। मकसद ये था कि ये यहाँ की जो लोकल आबादी है उनसे दूर रहें, उनके साथ इनका इंटरेक्शन ना हो और इनको भी काम करने में दुश्वारी ना हो और लोकल्स को भी इनकी वजह से दुश्वारी ना हो। बिल्कुल सही। ये वहाँ पे एक तरह की 3 किलोमीटर के एरिया में कॉलोनी बना लेते हैं और वहाँ पे भी एक किला बन जाता है। ये वो किला है जिसे सेंट जॉर्ज फोर्ट का नाम दिया गया। सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये बाकायदा एक बहुत बड़ा किला जिसको पहली दफ़ा गोरों ने फोर्ट का नाम दिया सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये उस 3 किलोमीटर में बनाते हैं? ये उस 3 किलोमीटर में किला बनाते हैं। सही है। 1662 में अब हुक्मरान है ताजे बरतानिया का, फरमारवा है चार्ल्स द सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो है उसकी शहजादी, पुर्तगीज़ एक शहजादी है, उसके साथ शादी हो जाती है। अब वो जो पुर्तगीज़ शहजादी है वो जहेज़ में आज का मुंबई और उस वक्त का बॉम्बे जो है वो लेके आती है। शहजादी की शादी की गई तो पूरा एक बॉम्बे दिया गया। बॉम्बे जो कि उनकी मिल्कियत थी पुर्तगीज़ की, वो पुर्तगाल की जो शहजादी थी जिसने किंग चार्ल्स दोम से शादी की, उसको जहेज़ में मिल गया। अच्छा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई। अब बॉम्बे की, उस वक्त के बॉम्बे, आज की मुंबई की जो पोर्ट है वो भी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। ये एक बहुत बड़ा माशी फ़ायदा हुआ। तो ये तो एक चाल हुई ना कि किंग चार्ल्स की शादी वहाँ पे करवाई जाए दोम की, और उसके बाद जब शहजादी आएगी तो जाहिर है कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो ये एक मुआशी फ़ायदा भी था इस शादी में। अब सर दौर है
1686 गोरा सरकार का जो डायरेक्टर है यहाँ पे, मैं उसे सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जिसने गोरा सरकार को यहाँ पे पैर जमाए, तो वो था जी जॉर्ज जोशिया चाइल्ड। जोशिया चाइल्ड अब डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का बरसगीर हिंद में। वो बड़ा तुंद, बड़ा तल्ख मिजाज का बंदा है। ठीक है। बंगाल में इजाज़त मिल चुकी है तिजारत की लिमिटेड पैमाने पे। फरमारवा वालिए हिंद मेहरबान है, वो छोटी छोटी लिमिटेड एरियाज़ की इजाज़त दे रहा है कि आप यहाँ पे तिजारत कर सकते हैं। जोशिया जो है वो अपनी तलखी के बायस एक बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। जो बंगाल का रूलर है, जो बंगाल का गवर्नर है, वो कुछ टैक्सेस में इजाफा करता है, कोई 2-3%। जोशिया उसको कन्फ्रंट करता है, अच्छा, इनकार कर देता है और प्लान करता है कि अब तो जंग हो। बगावत कर दी उसने। बगावत नहीं, उसने जंग का फैसला कर लिया। अब तक 1686 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहां पे अपनी चालाकी से, अपनी प्लानिंग से कदम जमा चुकी थी, साजिश करके, तहाइफ दे के, गिफ्ट्स बड़े बड़े हैवी मुगल एम्परर्स को दे के, तो वो अपने कदम जमा रही थी। जोशिया ने बरतानिया से मंजनीकें मंगवाई, तोपखाना, 600 फौजी मंगवाए, मदद मांगी, मतलब मदद मांगी ताजे बरतानिया से कि जी हम तो अब इनको, बंगाल हमारा हदफ है। बंगाल एक्चुअली सोने की चिड़िया थी। अच्छा, उस पे नज़र थी इनकी। उस पे नज़र थी और बंगाल पे ही एट द एंड, बंगाल से ही फिर आगे ट्रैवल किए हैं। बंगाल पे जब ये पूरी तरह से इन्होंने तसल्लुत कायम कर लिया है तो फिर ये आगे ट्रैवल किए हैं। अब ये जो जोशिया चाइल्ड है ये हमलावर हो गया। अच्छा, ये बंगाल कैसे सोने की चिड़िया थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? हाँ, यहाँ पे तिजारत का गढ़ था, फर्टाइल लैंड, सनतें थी, कपड़े की बहुत बड़ी तिजारत का ये मरकज था। खड़ियाँ लगी हुई थी, खड़ियाँ या खुड़ियाँ क्या कहते हैं उन्हें? खड़ियाँ। ये तिजारत जी, मतलब ये बेसिकली उनकी नज़र ही बंगाल पे थी। इब्तदाई तौर पे जब वो यहाँ एंटर हुए हैं तो ये फैसला किया गया कि अभी एंट्री नहीं लेनी, आप पोर्ट्स तक महदूद रहें और बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए तिजारत जारी रखें। और अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंदरगाह इस्तेमाल करके तिजारत ही कर रही थी। ठीक है। और उससे बड़े फ़वायद हासिल किए जा रहे थे। अभी तक इनकी तरफ से सिर्फ चालबाजियाँ और चलाकियाँ ही जो है वो रहा, जो इनके सिस्टम का हिस्सा था। ये अब पहली मर्तबा जो जोशिया है, जोशिया चाइल्ड, वो हमला कर देता है बंगाल, वो बंगाल पे हमला कर देता है और बुरी तरह से पिट जाता है। तो उसके साथ तो वो 6 फौजी भी हैं, बरतानवी इमदाद भी है, मंजीनके भी हैं। मुगल एम्पायर वॉज स्ट्रोंगर, वो बहुत ताकत में थे। ओके। ये जोशिया की इतनी बड़ी गलती थी कि जिसका खमियाजा भुगता गया। लेकिन गोरा लूटने की गरज से आया था, गोरे की बुनियादी पॉलिसी में ये शामिल नहीं था। वो पहले कदम जमाना चाहते थे और उसके बाद कोई एक्शन करना चाहते थे। जोशिया ने जल्दबाजी से काम लिया, वो सारा किया धरा जो था वो खाक में मिल गया। तमाम फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। जहाँ जहाँ गोरों का बिजनेस था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसका नुकसान गोरों को हुआ, क्योंकि मुगलिया सल्तनत को पता चल गया था कि गोरे इसका साथ दे रहे हैं, और लिहाजा गोरा बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। अब इस मकाम पे फिर जो पॉलिसी अपनाई गई, कोई इस बात को उन्होंने महसूस नहीं किया, कोई जज्बाती नहीं हुए, उन्होंने माफ़ी की पॉलिसी अपनाई। गोरों ने कदमों पड़ गए। और औरंगज़ेब आलमगीर जो फरमा रवाए हिंद था, एक बहुत बड़ी पेंटिंग, फ्रेंच पेंटिंग है जिसमें वो सारा मंजर दिखाया गया है कि गोरे जो है वो प्रैक्टिकली, फिजिकली औरंगज़ेब आलमगीर के कदमों में सरबा सुजूद हो गए। अच्छा, सही। अब औरंगज़ेब आलमगीर ने कुछ काफ़ी
वक्त के बाद उनकी मिन्नत समाजत मुसलसल जारी रही और कोई तारीख लिखती है कोई 3 साल का अरसा लगा इसमें, कोई ओवरनाइट ये नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया ईस्ट इंडिया को, और उसके बाद उनको परमिशन मिल गई कि अब आप ये कारोबार कर सकते हैं। और फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज कर दिया। और अब औरंगजेब ने इनको बाकायदा तौर पे माफी दी थी और उसके बाद इजाजत दी थी। जी, ये जो 1.5 करोड़ जुर्माना लिया गया, ये गोरों को कोई इतना पसंद नहीं आया, जो औरंगजेब ने लिया माफी के बदले। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया जो हर्जाना लिया गया, ये कोई गोरों को इतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पे उन्होंने फिर प्लानिंग कर ली कि अब हम इनको आड़े हाथों लेंगे, इसका तख्ता उल्टेंगे और अब अपना तसल्लुत कायम करेंगे। यहाँ पे सर एक अलमिया हो जाता है। वो अलमिया ये है 1707 गालबन ये सन है, औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। ओके। अब औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये जो मुगल सल्तनत थी ना जी, ये सूबों पे मुश्तमिल थी। कई सूबे, 12 सूबे रियासतें कह रहे थे उस वक्त। जी, 12 सूबे थे और हर सूबे का वाली जो था वो सूबेदार यानी कि गवर्नर हुआ करता था। तो ये 12 सूबों पे मुश्तमिल जो हुक्मरानी थी औरंगजेब आलमगीर की, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटती चली गई। औरंगजेब आलमगीर से फर्रुख शेर की हुक्मरानी तक 10 फरमारवाए हिंद बने। अच्छा, वो अलहदा हो गए। फिर ये औरंगजेब के बाद और फिर फाइनली जो बंगाल का फरमारवा था फर्रुख शेर, जो गोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरन गोरों के साथ कारोबार कर रहा था, अब वो वाली ये हिंद है। ठीक है। औरंगजेब आलमगीर के बाद 10 बतदरीज मुख्तलिफ अदवार में चेंज हुए और सल्तनत आ गई फर्रुख शेर के पास। जो सूबे थे ना सर, वो सूबे के जो गवर्नर हुआ करते थे, ज़्यादा तादाद उनमें से खुद को वहाँ का एक मुकम्मल फरमारवा डिक्लेयर कर दिया और वो गवर्नर की बजाय हो गए नवाब। हर रियासत का अलग नवाब। सूबे टूटने शुरू हुए। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया खुद को कि मैं अपनी रियासत का खुद जिम्मेदार हूँ। जी। फर्रुख शेर को अब इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए, मैं उसे रिश्वत का नाम दूंगा, इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए गोरों की जानिब से कि वो उनके गर्वेदा हो गए। फर्रुख शेर क्योंकि गोरों ने बड़ी रिश्वत दी उन्हें। सर, बर्रे सगीर हिंद का जो जवाल है उसकी वजह नंबर 1 लालच और दूसरे नंबर पे गद्दारी है। गद्दारों की सरजमीन और लालची लोगों की सरजमीन को गोरों ने अपनी साजिश के ज़रिए भरपूर अंदाज में लूटा और उस लूट के असरात आज तक मौजूद हैं। आज तक वो लूट के असरात मौजूद हैं। वो तब से अब तक हम पनप नहीं सके। अब सर, ये जो फर्रुख शेर हैं, ये बंगाल में खुल के खेलने की इजाज़त दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं भी वो खुली छुट्टी आपको, जैसे मर्जी काम करो। ना तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लिया जाएगा, अच्छा टैक्स भी, ना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक किया जाएगा, ना आपके साजो सामान को जो इधर से उधर से इधर आएगा उसको चेक किया जाएगा। अब गोरा जितने भी पैसे कमा रहा है वो उसकी जेब में जा रहे हैं, वो सीधे गोरा सरकार, रियासत को कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। कोई नवाब को टैक्स नहीं दिया जा रहा। 3,000 रुपए जो सालाना टैक्स था, वो 3,000 रुपए सालाना टैक्स में अब गोरे खुल के खेल रहे हैं। फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, तिजारत भरपूर अंदाज में हो रही है और फाइनली गोरा इतना मजबूत हो गया है कि वो अब बंगाल पे कब्जे के ख्वाब देख रहा है कि अब मैंने बंगाल पे कब्जा कर लेना है। क्योंकि बंगाल जो है वो सोने की चिड़िया थी। फर्रुख शेर के मेहरबान होने की एक और भी वजह थी। एक फर्रुख शेर इसलिए मेहरबान हुआ कि रिश्वत मिली, दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी कि एक सर्जन था गोरा, हैमिल्टन।
फर्रुख शेर को कोई एक बीमारी थी जिसकी निस्बत तारीख में लिखा नहीं हुआ कि वो बीमारी क्या थी। हैमिल्टन उसका इलाज करता है और वो भला चंगा हो जाता है, वो सेहतयाब हो जाता है। अब वो हैमिल्टन भी आंख का तारा बन जाता है, गोरे बहुत करीब आ जाते हैं, महल सरा तक उनकी खुलेआम रसाई हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी छा जाती है, मजबूत हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो हो जाती है मजबूत, हाँ, लेकिन मुगल सल्तनत आखिरी दर्जे तक कमज़ोर होती चली जाती है। अच्छा, इसमें यह भी अंसर है कि जहाँ पे पैसा काम नहीं आता था, रिश्वत काम नहीं आती थी, वहाँ पर औरतों का सहारा लिया जाता था, अयाशी करवाई जाती थी। नहीं, अयाशी का पहलू इसमें नहीं है। मुगल खुद से बड़े अयाश थे। ठीक है, उनके लिए पहले ही रियाया की जानिब से बहुत कुछ पेश कर दिया बहुत जाता कुछ पेश किया जाता था। लेकिन बड़ी फतेह हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उन्हें तिजारत की खुली छुट्टी मिल गई बंगाल में। मुगल सल्तनत इस हद तक कमज़ोर हो गई कि भूखों मरने लगे। अच्छा, ये ऐसा भी है कि जो बंगाल में सनतें थीं, उन सनतों, कपड़े की जो सनतें थीं, जो खड़ियाँ थीं, उनको बंद करवाया गया और मशीनी कपड़े का इस्तेमाल पर जोर दिया गया, क्योंकि वो बरतानिया से आता था या वहाँ की मशीनें बरतानिया से मंगवाई गई थी। गोरे ने जो सबसे बड़ी गेम खेली है बरे-सगीर हिंद में, वो गेम की तो समझ नहीं आई ना आखिरी वक्त तक। वो गेम ये थी कि बरे-सगीर हिंद से पैसा इकट्ठा किया टैक्सेस की शक्ल में, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। हाँ, किसान पे टैक्स, तिजारत पे टैक्स, पैसा लिया टैक्सेस की मद में और माल, उसी पैसे के एवज माल खरीदा और वो माल खरीद के बाहर बेच दिया, वहां पे अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल की। तो ये हमारा ही पैसा, बरे-सगीर हिंद का ही पैसा हम ही को वापस दे के हमसे इजनास खरीद ली गई। पैसा भी हमारा, माल भी हमारा। अब सर, जब बंगाल पे बरे-सगीर हिंद के एक बड़े मकाम पे जब गोरा साहब ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरी तरह से, तो फिर इधर पश्तून एक खित्ते के वाली बन गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया, एक साइड पे सिख छा गए, एक साइड पे पश्तून छा गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया। फर्रुख शेर के पास अब बंगाल का एक बड़ा महदूद इलाका रह गया जहां से उसकी आमदनी होती थी, जिसका टैक्स वो लेता था बस। जिसका टैक्स वो लेता था। ठीक है। अब सर, वालिये बंगाल जो है ना जी, अली वर्दी का इंतकाल हो गया। वो, उसकी डेथ हो जाती है 1756 में। अली वर्दी की डेथ के बाद सिराजुद्दौला एक बड़ा नाम है। हाँ, बहुत बड़ा नाम सुना है उसका। सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम हो जाती है बंगाल में। ठीक है। सिराजुद्दौला को गोरों की 3-4 चीज़ों से इख्तलाफ था। ठीक है। एक तो उसे इख्तलाफ था कि ये यहाँ पे कले बनाते हैं। दूसरा इख्तलाफ था कि ये जो मुग़ल हुकूमत है उसके साथ इनको इतनी खुली छूट है कि ये पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। तीसरी चीज़ ये थी कि जो सिराजुद्दौला जिन लोगों से नाखुश होता था, जिन लोगों को वो अपने वो कहते हैं कि छोटे छोटे, जो जैसे आप कह लेंगे छोटे छोटे हुक्मरान, जो सरदार होते थे कबीलों के, हरकारे वगैरह, सरदार कबीलों के, जिनको वो फारिग कर देता था, वो गोरा सरकार उनको खुद से शामिल कर लेते थे अपनी टीम में शामिल, और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते थे। अब कोई सरदार किसी ना किसी हद तक तो अपने कबीले में उसका तसल्लुत होता है, बिल्कुल पॉपुलर होता है, फिर उसके बाद उसकी से होती है वहाँ पे। अगर वो हुक्मरान नाराज है तो ज़रूरी नहीं कि रियाया भी नाराज है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है। तो उनके लिए हमदर्दियाँ मौजूद होती हैं। गोरे ने जो चालबाजी की है वो उन सब सरदारों को भी अपने साथ शामिल किया। ये जो सिराजुद्दौला है सर, सिराजुद्दौला बड़ा सख्त आदमी था। असूल पसंद आदमी था या बेजा सख्तियाँ? नहीं, असूल पसंद आदमी था। इसको ये एक आंख नहीं भा रहे थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तमाम तर चालबाजियां जो थीं, इससे वो नाला था, और फाइनली उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया और हमला कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया,
फैक्ट्री पे कब्जा करने के बाद जितने मजदूर थे, जितनी उनकी लेबर थी, उनके काम करने वाले थे, उनके इंचार्जेस थे, उनको काल कोठरी में डाल दिया। वो लोग ओवरनाइट दम घुटने से सब के सब मर गए। हालात फिर खराब हो गए, एक बार हालात फिर खराब हो गए। अब रॉबर्ट क्लाइव एक शख्सियत है, नाम आपने सुना होगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की ड्यूटी लगाएगी कि बंगाल हाथों से निकल गया, बंगाल वापस चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर वहां जाके नए सिरे से मामलात को संभालने की कोशिश की। रॉबर्ट क्लाइव समझदार आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक किरदार हुआ है जिसे गद्दारी का तमगा दिया गया, मीर जाफर। अच्छा, मीर जाफर इधर थे जी। हकीकत में उनका नाम मीर जाफर था। मीर जाफर जो थे वो जर्नैल थे सिराजुद्दौला के। ओके। उसकी आर्मी के जनरल थे। और मीर सादिक भी इसमें था? मीर सादिक अलग से करता ठीक है। मीर जाफर को उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, उससे डील हो गई जी, रॉबर्ट क्लाइव ने। एक वहां का हिंदू बनिया था जो पूरे बंगाल का बनिया था, वो समझे वो बैंक था। ठीक है। वो लोन दिया करता था। राज सेठ गालबन उसका नाम था। वो तमाम जितने भी बंगाली थे, बंगाल के जो लोग थे, उनको वो रकम उधार दिया करता था। उसे भी खरीद लिया। उसके साथ भी सांठ गांठ हो गई। मीर जाफर से कहा कि तुम्हें बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, सरदार बना देंगे। और जो सेठ था हिंदू, उसे कहा कि तुम्हें, चूंकि तुम खौफजदा रहते हो सिराजुद्दौला से, सिराजुद्दौला का तुम्हें बड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि वो डरता था कि सिराजुद्दौला कहीं मुझ पे काबज़ ना हो जाए, मेरे मामलात पे वो कंट्रोल ना हासिल कर ले, टैक्सेस वगैरह की मद में और इस तरह से, क्योंकि पैसा उसके पास बेतहाशा था। अब सर ये दो लोग खरीद लिए गए। ठीक है। यहाँ पे अब एक बड़ी जंग होती है, जिसे जंगे प्लासी कहते हैं, जिसे जंगे प्लासी का नाम दिया गया। इस जंग में बड़ा काम खराब होता है सर। मीर जाफर गद्दार हो चुका है, चीफ ऑफ आर्मी है, जो पैसा खर्च करने वाली शख्सियत है, वो भी, जो सिराजुद्दौला को भी पैसा देता था, वो भी उनके साथ नहीं है। वो भी गोरों के साथ मिल गया और वो गोरों पे पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, तो गोरे मजबूत हो गए। गोरे मजबूत। ठीक है। अब ये जो जंग हुई है सर, इस जंग में बदनसीबी या शोमाई किस्मत कह लें आप कि बारिश हो गई। ओके। गोरे की तमाम तर मशीनरी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी। ओके। मंजीन के वगैरह जो भी सिराजुद्दौला की जो मैकेनिज्म था वो प्रोटेक्टेड नहीं था। वो जो बारिश हुई और वो बड़ी शदीद बारिश थी, उसके नतीजे में सिराजुद्दौला की तमाम तर गोला बारूद जो था वो नकारा हो गया। ओके। तो फिर तो किसी काम का नहीं रहा वो। रिजल्टेंटली जो मीर जाफर की प्लानिंग थी वो प्लानिंग का वक्त आ गया। उसकी प्लानिंग ये थी कि जंग हारनी है और मीर जाफर वहां पे वापसी का रुख इख्तियार कर लेता है, फौज को पीछे हटा लेता है, फौज को वापस बुला लेता है। ठीक है। ये मीर जाफर को वहां का सरदार बना देते हैं वादे के मुताबिक ईस्ट इंडिया। मीर जाफर अब नवाब है बंगाल का। ठीक है। वादा नहीं पूरा किया, ये उनकी मजबूरी थी। गोरों ने कई वादे किए। हाँ, क्योंकि अवाम जो है वो गोरों के साथ नहीं होनी थी। अवाम मुतमिन उसी वक्त होती जब उन्हीं में से एक बंदा जो और उससे भी बड़ी वजह ये थी कि वो जो इंटरनल इश्यूज हैं किसी भी, वो जानते थे, वो ज्यादा जानते थे। और इधर लड़ाई हो गई, फलां ने इनकार कर दिया, फलां, तो वो उस किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे थी। वो क्या करते थे कि जहां भी वो कब्जा करते थे वहां पे किसी और को ही मोहरा सरदार बना के बिठाते थे, रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे। ये मालो जर इकट्ठा करते थे और नजर रखते थे दौलत पे, टैक्सेस पे, अजनास पे, प्रोडक्शन पे। ये सारे का सारा गोरा हासिल कर रहा था। ये जो कलेक्टर का एक लफ्ज आपने सुना होगा, कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का आज तक भी कलेक्टर चला आ रहा है, तो ये गोरे का ही बनाया हुआ है। उसका काम था कि यही कलेक्शन करनी है। अच्छा, ये जो एक बैटल ऑफ प्लासी हो गई जो
सिराजुद्दौला हार गए, मीर जाफर वहाँ के हुक्मरान बन गए और गोरों का अब मुकम्मल तौर पे होल्ड हो गया। कंट्रोल हो गया है। बंगाल बिल्कुल सही है। अपना हुआ। हाँ, अब खुलेआम तजारत भी हो रही है, खुलेआम टैक्स लिए जा रहे हैं, खुलेआम लूट खसूट हो रही है और जुल्म किया जा रहा है। सर इतना जुल्म किया गया, अनाज तक नहीं छोड़ा गया। और किसी के पास कहते हैं गोल्ड भी नहीं छोड़ा गया। सर वो तो पहली स्टेज पे ही हो गया ना। अब जो लास्ट स्टेज होती है, जो लोगों की जिंदगी की जो जरूरत है, वो है अनाज। अनाज का एक दाना तक नहीं रहने दिया, सब लूट लिया, सब ट्रांसपोर्ट हो गया। 70,000 लोग मर गए सर, फाकों से। फाकों से। ये जंगे प्लासी के बाद। जी, 70,000 लोग। ठीक है सर ये जो 70,000 लोग मरे हैं ना, ये अजनास की कमी की वजह से। ये अजनास की कमी की वजह से, भूख से। कहत जो आया है, वो कहत की वजह ये लूट मार है। मसनूई कहत लाया गया। मसनूई कहत लाया गया और उस पे जुल्म की इंतहा, ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माफी फिर भी नहीं मिली। सर वो जो 70,000 लोग मर गए ना, उन 70,000 लोगों का भी टैक्स जिंदा लोगों से हासिल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जी मरे हुए लोगों का टैक्स जी जिंदा लोगों से हासिल किया। जी, वो जिंदा लोगों से लिया गया, वो ऐसे नहीं उनको छोड़ा। यहाँ तो साफ जाहिर होता है ना कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही थी। अब बंगाल पे 80% पे कंट्रोल हो गया, गोरों का कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब है जी 1764, कासिम अली जो है वो है रूलर, बरसगीर हुक्मरान है। वो बहुत परेशान था। अवध का नवाब और मुगल, इन सब ने मिलके प्लान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक बार फिर अटैक किया जाए, हमला किया जाए। ये हमला हो गया। जंग बुरी तरह से हार गए मुगल, कासिम अली और वाली अवध, नवाब ऑफ अवध। ठीक है। ये इनकी तीनों की प्लानिंग थी। इन तीनों ने प्लानिंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग लड़ी और ये जंग हार गए। हारने की वजह यह थी कि बीच में ही ऐसे लोग मौजूद थे जो गद्दार भी थे। ठीक है। और ये वो लोग हैं सर, गद्दारी कौन कौन लोग कर रहे हैं? जो चंद घराने आज के बड़े बड़े एम्पायर्स के मालिक हैं, जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, ये वो लोग थे जो फायदा हासिल कर रहे थे। भरपूर फायदा उठाया उस वक्त गोरों से। और वो चंद लोग थे। और वो चंद लोग ही आज तक चंद लोग हैं। हाँ, कहते हैं कि बर्रे सगीर के जो बड़ी बड़ी गद्दियां, बड़े बड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं जी, इन्होंने अंग्रेजों की खिदमत की है। नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पायर और कासिम अली जो बंगाल से थे, इन्होंने गोरों पे अटैक किया। और ये इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की। बक्सर, ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसमें प्लानिंग ठीक नहीं थी। ईस्ट इंडिया बहुत भारी थी और ये जंग मुगल, अवध और वो हार गए जो वाली थे बंगाल वाले। जी, 1765 मुआहदा इलाहाबाद हुआ इस जंग के हारने के बाद। ठीक है। मुआहदा इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव, वो जो तेज आदमी रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल का गवर्नर बन गया और कमांडर इन चीफ भी बन गया। वहाँ के तमाम तर जो रेवेन्यूज़ थे उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। वहाँ पे अपना निज़ाम हुकूमत कायम कर लिया। वहाँ पे अपनी आर्मी बना दी और पूरी तरह से रूल रॉबर्ट क्लाइव का था। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, पहला गवर्नर वहाँ पे बंगाल में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बन गया। अब ये वो वक्त है जी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का तूती बोलता है। ठीक है। हर जगह पे राज हो गया। हर जगह पे राज हो गया। दिल्ली पे हो गया, बंगाल में हो गया, मुंबई में हो गया, बॉम्बे इनके पास है। ये नॉर्थ सारा जो है ये ऑलमोस्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब ये सर रुकते नहीं है।
लालच कम नहीं होता। ये रुख करते हैं मैसूर, साउथ पे कब्जा करना है, क्योंकि वो भी एक तिजारत की बहुत बड़ी मंडी है। साउथ पे जो मैसूर है, वहां का जो सरदार है वो कौन है? हैदर अली, अच्छा, टीपू सुल्तान का बाप। ओके। ठीक है सर, टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ी शख्सियत हाँ। हुई। वहां पे है जी मालाबार पोर्ट। अब गोरे की नजर है मालाबार पोर्ट पे कि ये पोर्ट अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज है। मतलब अब बंगाल के बाद अगर कोई बड़ा तिजारती मरकज है तो वो मैसूर है, मालाबार पोर्ट है। और मालाबार पोर्ट पे कौन है? हैदर अली। और उसके साथ कौन है? फ्रेंच। अच्छा, यहाँ पुर्तगीज थे, वहाँ फ्रेंच आ गए। वो तिजारत फ्रेंच के साथ हो रही है। हैदर अली के साथ इन्होंने सांठ गांठ करने की कोशिश की। वो तोहफे तहफ़ वाला सिलसिला वहाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन हैदर अली बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गोरा जिधर भी गया है इसने हर चीज़ तहतेक कर दी, इसने हर चीज़ लूट ली, बर्बादी की तरफ ले गया। लिहाजा वो इनके दाम में नहीं आता, वो इनके साथ बिल्कुल भी शेक हैंड नहीं करता, कतई तौर पे मालाबार पोर्ट के इस्तेमाल की या वहाँ तिजारत की इजाज़त नहीं देता, ना ही इनसे कोई मुआहदा करता है। सही है। अब एक जंग होती है, हैदर अली पे ये अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ रही है? पूरी फौजी ताकत बन हाँ, गई है। तो वाली ताकत बन बंगाल, दिल्ली, सबका सब हुकूमत भी बन गई और हुकूमत बन ताकत चुकी। फौजी अब ताकत ताकत बन गई। फौजी आ गई है। मैसूर में हैदर अली के साथ जंग करते हैं, हैदर अली जीत जाता है। अच्छा, हैदर अली को नहीं हरा पाते ये। नहीं हरा पाते। अब ये 1780 का दौर है जब ये जंग हो रही है हैदर अली के साथ, और ये जंग हार जाते हैं। हैदर अली, इसी बीच में एक जंग और होती है। गोरा छोड़ नहीं रहा, गोरा मुस्तकिल बुनियादों पे अटैक कर रहा है। अब ये जो दूसरा अटैक होता है इसमें भी हैदर अली जीत जाता है, लेकिन काफ़ी एरिया जो है मैसूर का वो अब गोरे के कब्जे में आ गया है। इस बीच में, इस दौरान तबई मौत, इंतकाल हो जाता है हैदर अली का, और हुक्मरान बन जाता है टीपू सुल्तान। ये तीसरी जंग हुई, वो टीपू सुल्तान के साथ हुई। हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद भी हासिल की, हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस से जदीद असलहा भी खरीदा, लेकिन अब की बार मरहट्टे जो थे वो साथ मिल गए, वो साथ मिल गए। उनके मुगलिया निज़ाम हैदराबाद, दक्कन भी साथ मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद हासिल हो गई मरहट्टों की, हाँ, और निज़ाम हैदराबाद दक्कन की। लिहाजा टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई है। टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई, उस शिकस्त में टीपू सुल्तान के बच्चों को अगवा कर लिया गया। ठीक है। और निगोशिएट करने की कोशिश की कि अगर टीपू सुल्तान हमें दे दे निस्फ, अपनी दौलत का निस्फ, अपनी रियासत का निस्फ दे दे, तो फिर हमारा पैचअप हो सकता है। हमें मालाबार पे इजाज़त मिल जाए और ये सारा सिलसिला। टीपू सुल्तान नहीं मानता। अच्छा, बच्चों के अगवा होने के बाद भी टीपू सुल्तान नहीं मानता, किसी सूरत में नहीं मानता, और फिर उस जंग के नतीजा में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। और अब मैसूर पे भी उनका कब्जा होता है, कब्जा हो गया है। फिर सनतें जो लगाते हैं, कहते खड़ियां जो बनाई थी उनके अंगूठे काट दिए गए जो वहाँ काम करते थे। अच्छा सर, इसमें ना कुछ तो हैं ऐसी चीज़ें जो बढ़ा चढ़ा दी गई। मुझे हिस्ट्री में ये अंगूठे और ये चीज़ें नहीं मिली। गोरे ने जो लूट मार की है वो बड़ी प्लान लूट मार थी, और ये सारा पैसा मुंतकिल किया गया। सर एक पाई बर्रे सगीर में नहीं रहने दी, एक पाई। तो बर्रे सगीर की ये हालत कर दी कि बर्रे सगीर कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू सारा जो जनरेट हो रहा है वो ले रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा भी सारा ले रहे हैं। हमने तो आज तक ये सुना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताजिर थे वो सारे। सर वो तिजारत की शक्ल में डाकू आए थे। जब ये सुल्तान टीपू को उन्होंने हराया ना सर, 18,000 करोड़
का सोना चोरी किया था। 18,000 करोड़ का सोना चोरी किया था। जो मैसूर की जंग थी जिसमें जी। टीपू को जी, शिकस्त हुई। कैदी बनाया था। जी, ये तो वो सोना कहाँ गया? सर ले गए, बरतानिया चला गया। अच्छा, आज भी वहां पे एक फोर्ट है जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है जी। और वहां पे सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी पड़ा हुआ है। मैसूर में नहीं, बर्तानिया में। सर ये जी 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 जी, मैं समझ रहा था कि शायद नहीं, तारीख जो है वो उल्टी हो गई। नहीं, वहां पे आज भी बरतानिया के पास, लेकिन ये जो मेरा लेकिन है ना जी, मैं अक्सर ये लेकिन बोलता हूँ सर। वो कहते हैं कि जब कोई लूटमार होती है ना सर, तो उस लूटमार में आप जो सुप्रीम पावर है ना सर, उस सुप्रीम पावर से मुकाबला कर रहे होते हैं। सुप्रीम पावर एक रिवर्स गियर लगाती है। सुप्रीम पावर रिवर्स गियर लगाती है। ये बहुत मजबूत हो गए। इन्होंने यहां का एक एक पैसा लूट लिया। हैदराबाद पे भी कब्जा कर लिया। मराठों ने जिन्होंने मदद की थी टीपू सुल्तान को हराने के लिए, वहां भी कब्जा कर लिया। उनके साथ 3-4 जंगें लड़ी। सिख उड़ा दिए, ठीक है, वो भी कब्जा कर लिया। और अब ये इस हद तक मजबूत हो गए हैं सर, हालात ये हो गए हैं कि पूरे बर्रे सगीर में एक सड़क बनाने के पैसे नहीं है। टैक्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, बिजनेस का रेवेन्यू सारा ये लेके जा रहे हैं। बेदरेग पैसा, बेदरेग दौलत बरतानिया शिफ्ट की, बरतानिया में तरक्की की, इन्वेस्टमेंट्स की पूरे यूरोप में, अमेरिका तक इन्वेस्टमेंट्स की। और अब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भारी भरकम। और बर्रे सगीर के हर शख्स का जो लाइफस्टाइल था वो गरीब से गरीब तर होता गया। सर गरीब से गरीब तर होता गया। कुल 22 खानदान है, हाँ, जिन्होंने 22 फैमिलीज, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और आज तक एंजॉय कर रहे और हैं। आज तक एंजॉय कर रहे हैं 22 कंपनियां, वो बड़े बड़े। तो ये एसएचओ को भी इसीलिए इन्होंने इख्तियारात दिए थे और इसीलिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस हद तक मजबूत हो गई है कि अब उन्होंने एक और कानून बना दिया। कानून ये बनाया कि जिस जिस जगह पे हुक्मरान तबई मौत मर जाएगा या अदरवाइज, अगर वहां पे कोई मर्द हुक्मरानी के लिए नहीं होगा फैमिली में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कानून के तहत, मुआहदे के तहत, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत हो जाएगी। वहां का हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। पूरे हिंदुस्तान पे अब ईस्ट इंडिया, अवध, झांसी, ये सब अब ईस्ट इंडिया की मलकियत है। हर जगह पे रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर सिर्फ इधर बरसगीर हिंद पे नहीं लूटमार की, इन्होंने बरतानिया में भी लूटमार की। पैसा इनके पास आ गया बेतहाशा। इन्होंने वहां के पार्लियामेंटेरियंस खरीदने शुरू कर दिए, वहां पे सीटें खरीदनी शुरू कर दी, वहां पे अपनी मर्जी के कवानीन बनवाने शुरू कर दिए, वहां पे तिजारती निज़ाम अपनी मर्जी से चलाने लगे। और फिर आइंदा वो वक्त आने वाला था कि ये वहां के जितना भी ट्रेडिंग सिस्टम था उस पे काबिज हो जाते। लेकिन यहां पे गोरे को अकल आ गई। इमीडिएटली ईस्ट इंडिया कंपनी को चेक एंड बैलेंस के लिए कॉल कर लिया गया। एक कमीशन बैठ गया, इनकी करप्शन और इनकी जितनी भी लूटमार थी उस पे एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया और पाबंदी आयद कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का किस्सा तमाम हुआ, लेकिन उस वक्त कि जब बर्रे सगीर की सारी दौलत जो है वो लूटी जा चुकी थी और फिर यहाँ पे रूल कायम हुआ, कॉलोनी बना लिया गया हिंदुस्तान को। बर्रे सगीर हिंद में एक कानून नाफिज किया, इंडिया का एक्ट बनाया। यहाँ पे अपनी हुक्मरानी, यहाँ के लोगों को मुलाजमतें, यहाँ पे अपना कलेक्टरेट, यहाँ पे अपना टैक्स का निज़ाम, अपना वाइसराय। जी, वाइसराय। ये 200 साल तक ताजे बरतानिया ने अव्वलीन सतह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए और बादज़ां खुद बर्रे सगीर हिंद को लूटा। $45 ट्रिलियन यहां से लूटे गए इन 200 सालों में, और वो बरतानिया मुंतकिल हुए। आज हम बड़े उनके गुण गाते हैं, हम उनकी बड़ी बड़ी किस्से कहानियां सुनाते हैं कि जी वो बड़े
ये अव्वलीन सतह पे जो मैंने बात की थी कि मुगल हुक्मरान कहते थे कि ये जो गोरे हैं ये नलायक हैं, ये जाहिल लोग हैं। बिल्कुल ये बात आई थी। हाँ। ये साबित हो गया कि आज बर्तानिया की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। वो लूट मार जो बर्तानिया ने बरे-सगीर हिंद से की थी, उसको रिवर्स वो गियर रिवर्स गियर लग गया। बिल्कुल सही अब सही। उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हम उस लूट मार को, उस जुल्म को आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो निज़ाम है, अगर आप उसमें पुलिस की ज़्यादतियाँ देख लें, अगर आप उसमें रिश्वत का निज़ाम देख लें, लूट घसूट का निज़ाम देख लें, जो बड़े बड़े टाइकोन्स हैं उनकी आप अजारादारी देख लें, तो वो ये सारा उन्होंने यहाँ पे वही सारे का सारा उन डाकुओं का किया धरा है, हाँ। जिसकी वजह से डिक्शनरी में लफ्ज़ लूट का इजाफा हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर इजहार ज़रूर कीजिएगा।